सो ये देखो न्यूटन लॉ के कंटिन्यूएशन में ही ये टॉपिक ले रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के थ्रू, क्योंकि उसमें भी न्यूटन लॉ का पोर्शन आता है ना, तो अभी न्यूटन लॉ रिवाइज किया तुमने, कंटिन्यू करके चल रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा पहले ये दिखाते हैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हालांकि तुमको प्रिंट आउट लेकर के पढ़ना पड़ेगा इसको, ऐसे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। और तो रोटेशनल मैकेनिक्स को लेकर के है समरी, मतलब शॉर्ट नोट्स कह सकते हो कि आप रोटेशनल मैकेनिक्स में अगर आप न्यूटन लॉ का क्वेश्चन करने जा रहे हो तो ये पॉइंट्स मोर देन एनफ है। 6 पॉइंट्स हैं टोटल, 6 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हो, मतलब 5 मिनट्स का रिवीजन नोट्स कह ले। तो पहला पॉइंट तुम लोग को रीडेबल है वहां पर, मतलब अपनी साइड पर ये टेक्स्ट का? यस सर। यस सर। पहला पॉइंट, जो भी ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसके लिए एक इक्वेशन आप ये लिखते हो, मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ था, दैट रिजल्टेंट ऑफ all external forces should be equal to the total mass of the object multiplied by acceleration of center of mass of that object। एक इक्वेशन आप हमेशा ये लगाओगे रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर। और दूसरी इक्वेशन ये होती है दैट सम ऑफ टॉर्क बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सम ऑफ टॉर्क बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू आई और मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये दो इक्वेशंस है, बस ये दो ही इक्वेशंस। आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन बॉडी के ट्रांसिटरी मोशन के लिए, दूसरी रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स न्यूमेरिकल को कंसिडर में करके हमने लिखे हैं, न्यूमेरिकल को माइंड में रख करके मैंने कुछ पॉइंट्स, और ये खुद के बनाए हुए नोट्स से मैं पहले बता दूं, और तुम्हें एक आइडिया देता हूं कि अपने बनाए हुए नोट्स फॉलो किया करो। जैसे कि पॉइंट नंबर 2, अगर कोई बॉडी रोटेट करती है फिक्स्ड एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, तो इसी लाइन में इसका आंसर भी है। एक तो फिक्स्ड एक्सिस कह रहे हो और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास भी कह रहे हो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की कितनी एक्सेलरेशन हुई फिर वहां पर? अगर एक्सिस जीरो 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 हो गई, तो आपका पॉइंट जो इक्वेशन 1 है उसके थ्रू रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। सो यही चीज लिखी जा रही है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, मतलब ये सेकंड नंबर का पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट नंबर 1 ही है, इक्वेशन 1 को ही हमने दूसरे तरीके से बस लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट, अगर कोई बॉडी रोटेट करती है किसी फिक्स एक्सिस पर, लेकिन वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती है, उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो सेंटर ऑफ मास से जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो वहां पर आप कह सकते हो कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो कर देंगे। और अगर नहीं जा रहा, एक्सिस फिक्स्ड है बट सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा, फिर किसी और पॉइंट से जा रहा होगा, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का अपना एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर ऑफ मास की एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी और सेंटर ऑफ मास की एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, ये समरी के फॉर्म में है, क्वेश्चंस करने पर और क्लियर होगा तुम्हें। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन करना रोटेशनल मैकेनिक्स का, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको, ये 6 पॉइंट सामने रखो, कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं अनलेस कि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक न कर दे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन सेंट्रिपिटल एंड अनदर टेंजेंशियल। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेना कि इस क्वेश्चन में एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है सेंटर ऑफ मास से एक्सिस, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस को जीरो करिए। नहीं जा रहा तो सेंटर ऑफ मास का खुद का सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, सर्कुलर मोशन करना चाहिए उसको। उसके अलावा इक्वेशन 2 के बारे में एक और पॉइंट आपको रखा जा रहा है न्यूमेरिकल में ध्यान। इक्वेशन 2 मतलब ये टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर के है। टॉर्क और अल्फा वाली इक्वेशन में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसमें always ensure that axis on the left side and that on the right side is same। that means कहना क्या चाह रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके लिए हो सकता है कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ जाए कभी। और बी पॉइंट, एक्सिस स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब कि इनर्शियल होना चाहिए। यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूं। देखिए बी पॉइंट पे तो लिखा गया है कि एक्सिस स्टेशनरी होना चाहिए। इन केस अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो वो 5th नंबर पॉइंट पे कवर कर लिया मैंने। 5th नंबर पॉइंट पे कि इन रिलेशन टू द प्रीवियस पॉइंट इफ द एक्सिस इज एक्सेलरेटिंग, देन यहां पर ये कहा जा रहा है अगर एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, स्पेशली ये रोलिंग के टाइम पर आता है,
तो फर्स्ट कंसीडर अ स्यूडो फोर्स एंड टेक द टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स ऑल्सो। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये सब ये बेसिकली नोट्स हैं यार आपके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स is a product of the mass of object and acceleration of axis. The direction of pseudo force is against the direction of axis. ये सब पहले से भी जानते हो आप, pseudo force की कैरेक्टरिस्टिक तो पहले भी जानते हो, ठीक है। और ये 6 नंबर पॉइंट देखिए। अब आपको न्यूमेरिकल जो करने हैं उसके लिए पॉइंट नंबर 1 का यूज करोगे और पॉइंट नंबर 6 बीच के पॉइंट तो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इसकी हैबिट बना लो आप, इसकी हैबिट बनाओ क्वेश्चन करते वक्त। इट इज बेटर टू यूज फॉलोइंग पॉइंट्स। ए कि अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो फिर आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा उसी एक्सिस के अबाउट लगाइए। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना आप फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, और बाकी सारे केसेस में यूज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये दो बातें बस रख लो आप। जहां जहां क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सिस दिया जाए वहां पर टॉर्क उसी फिक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी फिक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। और अगर एक्सिस फिक्स नहीं है तो सिर्फ एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि हमेशा ही हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखेंगे। तो ये दो ही पॉइंट्स आएंगे। और जिन लोगों ने क्लास 11th करी है, अगर मुझसे जिन लोगों ने करा होगा क्लास 11th, अगर हम क्लास अटेंड की होगी हमारी, तो उनको मैंने क्लास 11th में भी एक बात बताई थी कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा स्पेसिफिकली, मतलब मैं पर्टिकुलरली रोलिंग के क्वेश्चंस में, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, तो मैं बॉटम पॉइंट के अबाउट यूज करता था। जिन लोगों ने क्लास 11th अटेंड की होगी यस सर। उनके Yes, लिए sir. उनको ये याद आएगा। Yes, बाकी sir. हाँ जी, तो देखो 3 पॉइंट हो गए। एक, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाएंगे अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये दो ही बातें हैं। तीसरा एक बड़ा ही स्पेसिफिक केस है, सिर्फ रोलिंग के केसेस में बोल रहा हूं आपको, रोलिंग में, और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई है। कंडीशंस क्या क्या लगी हुई है? पहली बात, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। और जिस सरफेस पर वो रोल करे वो स्टेशनरी सरफेस होना चाहिए, मतलब रोलिंग किसी ट्रक के ऊपर ना हो रही हो, रोलिंग ट्रेन ट्रेन के ऊपर ना हो रही हो, ग्राउंड के ऊपर हो रही है रोलिंग। तो यहां पर कहा जाता है कि आप टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द फिक्स्ड सरफेस, मतलब कि बॉटम पॉइंट कहते हैं, बॉटम पॉइंट के अबाउट। तो ये पॉइंट नंबर सी। अभी हम थोड़ा सा इसको लेकर के एक दो क्वेश्चन मेरे इसमें हैं, आज के लेक्चर में हैं। थोड़ा सा इसके लिए वेट करो, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पर अभी टेकअप कर लेंगे ना तो बाकी के पॉइंट्स कंफ्यूज कर जाओगे आप। तो अब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और यही आपका नोट्स है। रोटेशनल मैकेनिक्स के नोट्स इतने ही हैं। दो इक्वेशन, एक एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट ध्यान रखने वाली बात है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि एक्सेस कहाँ से पास हो रही है। अगर एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ मास की 0 एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेस किसी और पॉइंट से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ मास के पास एक टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और एक कुछ बातें और बता दी हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग में जो होता है ना वो कंफ्यूज करता है लोगों को कि कैसा होता है। तो देखिए, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, दो केसेस है, रोलिंग इज विदाउट स्लिपिंग एंड रोलिंग इज विद स्लिपिंग। विदाउट एंड विद। तो विद स्लिपिंग में आपको दिखाना है काइनेटिक फ्रिक्शन और विदाउट स्लिपिंग में आपको दिखाना है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जितने भी प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस होंगे उसमें फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, और हाँ पड़ेगा बेटा। और स्टैटिक फ्रिक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू मे हैव वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम म्यू एस एन। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन 0 आए। कई लोगों के माइंड में ऐसा कंसेप्ट बैठा होता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन कंपलसरी है। मैं मना नहीं कर रहा, फ्रिक्शन कंपलसरी है, स्टैटिक फ्रिक्शन कंपलसरी है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन भी हो सकती है।
तो इसमें आप कभी सरप्राइज मत हो जाना कि अचानक से फ्रिक्शन अगर 0 आ गया, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ सकती है, म्यूएस एन भी आ सकती है, और इनके बीच की कोई वैल्यू भी आ सकती है। तो इसमें टेंशन मत, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, इज इट पॉसिबल टू रोल विदाउट स्लिपिंग इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यस इट इज पॉसिबल। फ्रिक्शन की एब्सेंस में भी हम प्योर रोलिंग मोशन कर सकते हैं। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाने के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दिखाने के लिए ये अपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये तो पुरानी प्रॉपर्टी है कि अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर दें तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होने के चांसेस होते हैं, उसी के अपोजिट फ्रिक्शन को दिखाया जाता है। उसके अलावा न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये बताया है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में टू गेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टू गेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कितना फ्रिक्शन होगा, ये कैसे निकालोगे? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप लोग को पता है। चाहे न्यूटन लॉ का कोई भी क्वेश्चन करो आप, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्सेस। इसको हम म्यू इंटू एन से कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि म्यू इंटू एन से आप इसकी लिमिट पता करते हो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये एक्चुअल में क्या वैल्यू लग रही होगी, वो आप म्यू इंटू एन से तो कैलकुलेट करोगे नहीं। उसके लिए कंस्ट्रेंट रिलेशंस का यूज किया जाता है, जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में है। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब लाइक ए इक्वल टू आर अल्फा। तो इस टाइप की इक्वेशंस का यूज करके हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं, म्यू इंटू एन से नहीं करते कैलकुलेट, इसका ध्यान रखना। हाँ, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अपने लिमिटिंग केस में दिया जाए किसी क्वेश्चन में, लिमिटिंग केस में, तो आप म्यू एस एन लगा सकते हो। बिकॉज जब क्वेश्चन में कहा जाए कि लिमिटिंग केस है, तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू एन चलेगा। बट और किसी फ्रिक्शन के लिए हम म्यू इंटू एन लगाएंगे नहीं, उसकी जगह पर हम फोर्सेस का यूज करेंगे। और 5वां नंबर का पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि कुछ आपकी किस्मत अगर पापी ज्यादा हो आप लोग, तो डिपेंड करता है कितने पाप कर रखे हैं पुराने। सिचुएशन कभी कभी हो सकता है कि क्लियर ना हो आपको, मतलब यही ना पता चल पाए कि यार ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है। मतलब क्वेश्चन में यही ना दिया जाए आपको कि इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और रोलिंग विद स्लिपिंग, ये दिया ही नहीं जाए। तो इफ दिस सिचुएशन इज नॉट क्लियर वेदर इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और विद स्लिपिंग, तो आपको एजम्पशन मानने पड़ते हैं। पहले आप एज्यूम करते हैं कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा। ये वही चीज हो रही है जो टू ब्लॉक सिस्टम के अंदर हम मानते थे कि टू ब्लॉक सिस्टम में पहले हम ये मान लेते थे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, यानी उनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। फिर फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते थे, फिर चेक करते थे कि वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। तो हमारा एजम्पशन कभी कभी सही होता था, कभी कभी गलत हो जाता था। टू ब्लॉक सिस्टम न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में। तो जब आपको ये पता ना हो कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो पहले ये मानो कि स्लिपिंग नहीं हो रही है और भगवान का नाम लो। ये मान करके कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। अगर वो अपने लिमिटिंग वैल्यू से कम आती है, तो आप खुशकिस्मत हो कि आपका एजम्पशन सही है, और नहीं तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे। तो कुल मिलाकर के यार, ये रोटेशनल मैकेनिक्स में 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर हैं और 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर, बस मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ, न्यूटन लॉ हैंडल करने के लिए मोर देन इनफ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, क्या आंसर होगा देखो इसमें। ए बी, यूनिफॉर्म ब्रॉड ए बी रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इन लाइनों को ध्यान से पढ़ा करो। और एक फोर्स कैपिटल पी लगाई जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन का है। डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, 0.8 किलोग्राम वेट है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी का। एक बात हमेशा के लिए माइंड में बिठा लो, एनएलएम एनएलएम जब लगाओगे न्यूटन लॉ, तो इट गिव्स एक्सेलरेशन फॉर सीओएम ओनली, और किसी का एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से नहीं आ सकता। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। आपको जिन पॉइंट्स के एक्सेलरेशन निकालने हैं, क्या ये सेंटर ऑफ मास है? क्या पॉइंट ए इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, या पॉइंट बी इसका सेंटर ऑफ मास है? नो सर। नहीं है। नो सर। इसका मतलब एनएलएम के थ्रू तो इसका आंसर नहीं आने वाला, न्यूटन लॉ से आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल बिठा लो। यानी कि अगर हम फोर्स 2 न्यूटन की फोर्स है और 0.8 किलोग्राम का मास है, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.8 यानी कि फोर्स अपॉन मास करिए, तो ये एक्सेलरेशन तो आएगा, लेकिन किसका? ये आएगा इस रॉड के सेंटर पॉइंट का।
यानी कि सेंटर ऑफ मास का आएगा एक्सेलरेशन, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और आपको पूछा तो कुछ और किसी और पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में है, तो इसको भी आपने माइंड में बिठा सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ नॉन सेंटर ऑफ मास is obtained by बेसिकली वो इज ऑब्टेन्ड बाय, आप मतलब पूरा तो नहीं लिखेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों को अलग अलग करके निकालते हो, मतलब ट्रांसलेट करने से कितनी एक्सेलरेशन आएगी और रोटेट करने से कितनी एक्सेलरेशन आएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स कैपिटल पी लगाई जा रही है, इसका इसके सेंटर के अबाउट एक टॉर्क भी आएगा। अब आप ये बताओ, क्या ये फिक्स्ड एक्सिस है कि ये फ्री ऑब्जेक्ट है? जैसे कि क्वेश्चन लिखा जा रहा है, यूनिफॉर्म रॉड ए बी रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सिस को फिक्स किया गया है कहीं पर? नो सर। हाँ, नहीं ना, नो सर। मतलब कोई हिंज नहीं है, कोई क्लैंप नहीं है। हिंज होना मतलब फिक्स्ड होना, क्लैंप करना मतलब फिक्स्ड होना। तो फ्री ऑब्जेक्ट है। फ्री ऑब्जेक्ट में अगर आप अपनी थ्योरी को ध्यान से समझते हो, तो अगर फिक्स्ड एक्सिस नहीं है, तो सिक्स्थ का ए पॉइंट कह रहा है कि इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अबाउट फिक्स्ड एक्सिस लगाइए, और अदरवाइज सेंटर ऑफ मास पे लगाओ। तो यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन लगाओ और उसके थ्रू अल्फा निकालो। अल्फा इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई आई। टॉर्क कैलकुलेट करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिर उसी के अबाउट लेंगे, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो इसकी फोर्स 2 न्यूटन की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से अप्लाइड फोर्स का 1/2 मीटर का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट m by 12। हाँ, अब ये सब चीजें, तो इससे अल्फा निकाल सकते हो। और ये बताओ, ये क्लॉकवाइज अल्फा है या एंटी क्लॉकवाइज अल्फा है? मतलब जो फोर्स कैपिटल P लगाया है, सर क्लॉकवाइज। ओके, तो यही दो इक्वेशन है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, दो इक्वेशन लगाना सीखो, एक ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन, एक रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, यानी एक F इक्वल टू ma बट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन करना होता है कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कौन सी एक्सिस का लेंगे। तो अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो फिक्स्ड एक्सिस का लीजिए, और नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मास का लीजिए। तीसरा कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। सिंपल रखो इसे, ए और अल्फा की वैल्यूज आ जाएगी। अब पॉइंट ए का एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे? तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा उसकी वजह से पॉइंट ए का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? तो हम ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ट्रांसलेशन में ये कहा जाता है कि जितनी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की होती है, बाकी के सारे पार्टिकल्स उतनी ही एक्सेलरेशन पे चलते हैं। वो 0.8 होगा नीचे पॉइंट अल्फा में डिनोमिनेटर। ओ ये तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2/0.8, मतलब कि कितना आ जाएगा, 2.5 आई थिंक। तो पॉइंट ए का भी एक्सेलरेशन 2.5 और पॉइंट बी का भी 2.5। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, एवरी पॉइंट विल हैव सेम एक्सेलरेशन। और फिर आप रोटेशनल मोशन पे आ जाओ, अल्फा वाली इक्वेशन या रोटेशन वाली से। तो रोटेशनल वाली इक्वेशन में हर एक पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन आती हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर रॉड रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो रेस्ट पे होने पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा इस केस में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यार? ऑब्जेक्ट ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला होता था रेडियस इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा। कर लेंगे इसके आगे, बोलो। यस सर। यस सर। कितना आ जाए, निकालो कितना आएगा। आर यहाँ पर क्या रखोगे और अल्फा क्या रखोगे? अल्फा पर निकाला है और आर, तो रेडियस 1/2। और डायरेक्शंस क्या होंगी यार? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो जब सेंटर के अबाउट इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, तो पॉइंट ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सर राइट राइट। सर राइट साइड। और पॉइंट बी का लेफ्ट लेफ्ट। तो ए वाले पॉइंट की राइट साइड एक्सेलरेशन, बी वाले पॉइंट की लेफ्ट। ये रोटेशन से आ रही है, और ट्रांसलेशन से जो आ रहे हैं वो दोनों फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन जब निकालना होगा, नेट एक्सेलरेशन पॉइंट ए का, तो उसकी ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन और रोटेशनल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में है। तो आप 2.5 और प्लस उसका जो रोटेशनल आर अल्फा है वो 7.5
जो सर भी आएगा 7.5 ठीक है। हाँ जी, और बी पॉइंट की एक्सेलरेशन के लिए बी पॉइंट की ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, लेकिन उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है वो बैकवर्ड जा रही है, तो ये 2.5 माइनस आर अल्फा हो जाएगा अपोजिट होने की वजह से। ये पूरा कंसेप्ट लगाना है। क्लियर हुआ तो बताओ, आगे बढ़े फिर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब यस सर सारे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, हो गया। ये हाँ ये जरूर ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ मेरे बताने के बावजूद भी आप सुधरोगे तो है नहीं, कि किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन हम न्यूटन लॉ से नहीं निकाल सकते, उससे सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हो। बाकी किसी पॉइंट का कॉम्बिनेशन से ही निकालना पड़ेगा तुमको, कि ट्रांसलेटरी मोशन से क्या एक्सेलरेशन आ रही है और रोटेशनल मोशन से क्या एक्सेलरेशन आ रही है, दोनों को ऐड करके ही सेंटर ऑफ मास के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाला जाएगा एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब इन प्रीवियस क्वेश्चन मतलब सेम प्रॉब्लम है, आपको डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द रॉड ए बी एट विच द फोर्स P शुड बी अप्लाइड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B इज टू बी 0। क्या करेंगे यार, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी बताओ, ये ए और बी है मेरे ख्याल से, इसमें किसी पॉइंट पर फोर्स लगानी है। अब कहाँ लगानी है, जैसे इस क्वेश्चन में तो फोर्स हमने पॉइंट ए पर लगा रखा था, अब वो कह रहा है कि ये फोर्स आप कहाँ लगाओगे, पॉइंट ए की जगह कहीं और लगा दो, बट कहाँ लगा दे, यही क्वेश्चन है। और कंडीशन है कि पॉइंट बी का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो कोई रैंडम पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि फोर्स हमने जहां पे लगाई है कैपिटल पी की फोर्स, जिसकी वैल्यू 2 न्यूटन है, इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तुमको, ये कहां पर है। ठीक है जी, तो मान लो पॉइंट बी से वाई डिस्टेंस पे है, ये सपोज करते हैं पॉइंट बी से वाई डिस्टेंस पे है। अब ये वाई कैसे निकालेंगे, कंडीशन एक और दी है तुम्हें, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी 0 होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, सर वो बी के अबाउट ही रोटेट कर देना, बी उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस की तरह बिहेव करने लगे। हाँ, कि अगर बी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब बी क्या इस मोमेंट पर एज अ फिक्स्ड एक्सिस काम नहीं कर गया, क्योंकि रेस्ट पे तो पहले से ही था वो, मतलब वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0, तो क्या ये इंस्टेंटेनियसली फिक्स्ड एक्सिस नहीं बन गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं मान सकते इसको, Yes, sir. और फिक्स्ड एक्सिस मानेंगे क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 0 हैं। तो हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगा लें, थ्योरी को एक बार फिर देख लो। आपको हमने सर तो बी के अबाउट। सर बी के अबाउट लगा लेंगे सर। बच्चा, मैंने जो थ्योरी लिखा है बता रहा हूँ, मतलब सब कुछ सोच के लिखा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें थ्योरी का एक, थ्योरी में आप एक नया पॉइंट ऐड करके नहीं दिखा सकते, जितने पॉइंट थे वो सब एडेड है। तुम्हें बस इनको मतलब ऑनेस्टली फॉलो करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डर निकल जाएगा रोटेशनल का तुम्हारे मन से। तो टॉर्क बी के अबाउट, लेकिन फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बी के अबाउट। जल्दीबाजी नहीं करो, यहाँ पर साफ लिखा है एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी सेम एज एक्सिस ऑन द राइट साइड, मतलब जो एक्सिस टॉर्क के लिए ले रहे हो वही एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी। ऐसा नहीं कर सकते कि टॉर्क हम वहां निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाला लगा दे, मिसमैच नहीं कर सकते। अब बी के अबाउट टॉर्क 2 न्यूटन की फोर्स और वाई डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी वाली एक्सिस के अबाउट किसी रॉड का, सर अभी ml तो, स्क्वायर ML बाय square 3। by 3. ML square by 3. स्क्वायर बाय तो 3। मास इसका 0.8 था, लेंथ इसकी 1 थी, और बाय 3 इंटू अल्फा, एक इक्वेशन ये आई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, क्योंकि इसमें वाई और अल्फा दोनों अननोन है, एक और इक्वेशन आएगी। वो क्या इक्वेशन आएगी, सर देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, और उसका हाँ, जो फॉरवर्ड वो एक्सेलरेशन भी है है, उसको वो भी इक्वेशन। सुनो सुनो बच्चा, सुनो एक और बात है, एक और बात समझना, टॉर्क अगर आप सेंटर के अबाउट भी लगाते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ये बात समझो। रोटेशनल मैकेनिक्स में आप एक ही प्रॉब्लम में 2 बार टॉर्क की इक्वेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, अल्फा दोनों में सेम आएगा। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मेथड और भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं तो सिर्फ अपना एक प्रोसेस बताया तुमको। मतलब अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालूं तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे फोर्स आई है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू लगाई हुई है। अगर पॉइंट बी से वाई डिस्टेंस के ऊपर है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस होगा वाई Y minus half. माइनस हाफ, और ये चीज ml स्क्वायर बाई 12
अल्फा। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप बी पॉइंट के अबाउट नहीं लिखना चाहते हो, सेंटर के अबाउट लिखना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही सही है। बी पॉइंट के अबाउट वाली इक्वेशन भी सही है और सेंटर के अबाउट वाली भी इक्वेशन सही है, जब तक आप इन दो बातों का ध्यान रखते हो कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लगाई गई है या सेंटर के अबाउट लगाई गई है। और दोनों भी साइमल्टेनियस लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो तो वेरिएबल, अगर अब जैसे मैं क्या करूंगा, दोनों उसको डिवाइड कर दूंगा तो अल्फा हट जाएगा इसमें से। दोनों इक्वेशन डिवाइड करके मैं अल्फा को हटा सकता हूँ। और भी इक्वेशन बना सकते हैं, इनके अलावा और भी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे एक और इक्वेशन क्या बना सकते हो, और किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो, बी एज फिक्स्ड एक्सिस काम कर रहा है, और ध्यान से पढ़ लो जरा, आप सोचो कितना डीपली इसकी एनालिसिस करके लिखा गया है। क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? No, sir. तो क्या No, sir. तो क्या मैसेज है यहाँ पर कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मास में एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। मैंने कहा ना, आप किसी भी रास्ते से जाओगे आपको नोट्स में कवर जरूर किया है उसको। तो इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बी एज द फिक्स्ड एक्सिस है, तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन यानी कि सेंटर पॉइंट बी के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो उसकी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी आर अल्फा की और एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर आर की। बट सेंट्रिपिटल यहाँ पर 0 कहेंगे क्योंकि ये रॉड स्टेशनरी रॉड है, वेलोसिटी नहीं है। यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आर अल्फा है। तो आप एक ये इक्वेशन भी बना सकते हो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन भी बना सकते हो। और इसमें तो सिर्फ एक ही फोर्स लगाई गई है 2 न्यूटन की, तो दैट 2 न्यूटन फोर्स शुड बी मास 0.8 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा अबाउट बी पॉइंट, तो आर इसका हाफ और इनटू अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन ये भी बना सकते हो। मतलब सेकंड इक्वेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी लेना चाहते हो, चॉइस तुम्हारी है। सेकंड इक्वेशन बनाने के दो रास्ते हैं, या तो एफ इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन बना लो या फिर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ही दोबारा लिख लो दूसरे एक्सिस के अबाउट। सेम प्रॉब्लम में आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा सेम प्रॉब्लम में दो बार लिख सकते हो अलग अलग एक्सिस के अबाउट, एक बार फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक बार सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, दोनों से अल्फा सेम आएगा। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी एक्सिस को यूज करके टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना चाहते हो। किसी भी एक्सिस का यूज करो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क बदलेगा, आई बदलेगा, लेकिन अल्फा सेम रहेगा। सर हमने लोगों ने हाफ अल्फा क्यों लिखा? कहाँ पे बच्चे? वो आर अल्फा लिखा ना, रेडियस पॉइंट बी से सेंटर हाफ मीटर पे होगा, ओके सर। आर अल्फा। कभी क्वेश्चन में स्टक कर जाओ तो ये पॉइंट जरूर रीड करना, मैं बता रहा हूँ तुमको आंसर सब मिलेंगे इसमें। अभी निकालो इसमें y कितना आएगा आंसर। इस पर इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ नीचे साइड में लिखे हुए हैं छोटे से करके, है ना, ये देखो अगर आप तो नीचे लिखा हुआ है 2/3 मीटर और दूसरा आंसर 5 है। तो प्रैक्टिस करना है इसको, हर एक पेज पे आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी है, इसको मतलब ये पुली वाला है, इसको याद करें। इसमें जो ब्लॉक नंबर 2 है यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, म्यू उसका कोफिशिएंट है। ये जो पुली है इसका भी कुछ मास है mp, और इसके ऊपर से एक स्प्रिंग पास हो रही है जो कि ब्लॉक 2 से भी अटैच है और ब्लॉक 1 से भी अटैच है। ये स्ट्रिंग है इस तरीके से। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मास पुली सिस्टम वाला क्वेश्चन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई दे रखा है। मतलब पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, आई सेंटर ऑफ मास। 2 और 1 के मासेस गिवन है, 2 और 1 के मासेस गिवन है आपको, ठीक है। मतलब वो ब्लॉक 1 का मास m1 और ब्लॉक 2 का मास m2। कंडीशन दे रखी है कि m1 म्यू m2 से बड़ा है ताकि स्लिपिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर m1 म्यू m2 से छोटा होगा तो ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, स्टेशनरी रहेगा। टाइम 0 पर हमने ब्लॉक्स को रिलीज किया रेस्ट से और स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप।
ठीक है, और T1 टाइम पर ये जो ब्लॉक 1 है ये ग्राउंड को हिट करता है कहीं पर जा करके, नीचे कोई ग्राउंड होगा उसको हिट कर देता है, तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा ये निकालना तुमको। T1 टाइम बाद अगर ये ग्राउंड को हिट करता है तो ये कितनी हाइट से फॉल किया। अब ये सब तो खैर क्वेश्चन को बढ़ाने की बात है, जबरदस्ती स्ट्रेच करने वाली बात है। आप सिर्फ जब भी रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आए, जब भी आइडेंटिफाई करो कि आप किन किन ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हो, और इक्वेशन दो ही हैं, एक फोर्स और मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस लाओ पहले कि यही दो इक्वेशंस हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो एक एक करके देखो मैं इक्वेशंस कैसे बनाने जा रहा हूँ। ब्लॉक 2 की अपनी एक्सेलरेशन ए मान लेंगे, ब्लॉक 1 की अपनी एक्सेलरेशन ए मानेंगे, और ये फुली रोटेटिंग बॉडी होगी तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिखा होगी। क्या दिखेंगे ब्लॉक 2 की इक्वेशन? इक्वेशन फॉर ब्लॉक 2, आपको जितने मूविंग ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1 की इक्वेशन लिखो एंड देन देन पुली की इक्वेशन। हाँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है, वो नोट्स में होना चाहिए, मतलब क्लास 11th में वो ये डिस्कस किया था हमने कि जब पुली को रोटेटिंग मानते हो आप, रोटेटिंग पुली वाले जब एग्जांपल्स लेते हो तो सर एक कंस्ट्रेंट बना देते हैं। हाँ, कंस्ट्रेंट तो बनाते ही हैं, लेकिन टेंशन फोर्स अलग अलग दिखाते हैं पुली के दोनों तरफ। यस सर। मतलब नॉर्मल न्यूटन लॉ में एक ही टेंशन आप दिखाते हो, लेकिन यहाँ पर एक तरफ T1 दिखाते हैं और एक तरफ T2। ये इस लेक्चर के नोट्स बने हैं, क्लास 11th में है ये, कि रोटेटिंग पुलीज में दोनों तरफ डिफरेंट टेंशन आती है। ये याद है आपको पॉइंट? T1 T2 दिखाएंगे। यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, इसका मतलब ब्लॉक 2 पर T2 वाली टेंशन लगेगी और ब्लॉक 1 पे T1 वाली। तो ब्लॉक 2 अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेट होगा तो ब्लॉक 2, सबको पता है कि ये रोटेट तो कर नहीं रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन लगाओ, F इक्वल टू ma वाली। इसमें लिख देंगे T2 माइनस म्यू इंटू उसका m2g इक्वल टू उसका मास m2 टाइम्स एक्सेलरेशन। हो गया इसकी इक्वेशन। ब्लॉक 1 जो वर्टिकली नीचे जा रहा है उसकी इक्वेशन बनेगी m1g माइनस T1 इक्वल टू मास m1a। ये दोनों ट्रांसलेट कर रहे हैं, और पुली रोटेटिंग बॉडी है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं है, पुली रोटेट कर रहा है, तो इसमें रोटेशन वाली इक्वेशन है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और एक बार फिर से अपना लेक्चर नोट्स देख लो, मतलब ये रिवीजन नोट्स, लेक्चर नोट्स नहीं। टॉर्क किसके अबाउट लेंगे? ये पुली मूविंग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट? फिगर में Fixed axis. एक्सेस के अबाउट। और वो फिक्स्ड एक्सिस उसका सेंटर भी है, यस सर। तो इसका मतलब टॉर्क के अबाउट सेंटर रहेंगे इसमें। अब टॉर्क के अबाउट सेंटर जब लिखेंगे तो T1 की टॉर्क आ जाएगी। अब ये सब मैं दिखाऊंगा नहीं कैसे होगा। T1 की टॉर्क निकालने के लिए T1 को पुली की रेडियस से मल्टीप्लाई करोगी, तो T1 इंटू आर, और उधर से T2 की टॉर्क लेस हो जाएगी। ये सब आप देख लेना कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब चीजें थोड़ा सा मैनेज करना। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, और अल्फा। अब यहाँ पर ये जो लाइन दी जाती है ना, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, इसका भी एक रिलेशन होता है। स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, इसका पर्पज होता है, क्या पर्पज होता है इसका? मतलब ये जो लाइन दी जाती है स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, A equals to R alpha. सर ए इक्वल टू आर अल्फा। हाँ, ए सर इक्वल टू आर, पॉइंट है एक कुछ और। तो अल्फा को यहीं पर हम a अपॉन आर कर देते हैं। बस ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। इन तीनों से a निकाल लेंगे, करना कुछ नहीं होता, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना होता है। कर लेंगे इसके आगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ना, a निकाल Yes, sir. कर। यस सर। Yes, यस sir. सर। और ये जो h होगा ये हाफ AT स्क्वायर होगा और कुछ नहीं होगा। काइनेमेटिक्स लगानी है तुमको, तो ये तो पहले तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो तो इन तीन इक्वेशन से आ जाएगा। और फिर हाउ फार डिड द ब्लॉक 1 फॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, h इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि टाइम क्वेश्चन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये देखो इसमें डबल पुली सिस्टम है। इसमें जो पुली 1 है वो आइडियल है, मासलेस। पुली 1 मासलेस है, लेकिन पुली 2 का मास है। पुली 2 एक डिस्क के फॉर्म में है, और यहां पर भी नो स्लिप बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग। तो M2 वाले पे हम काम करते हैं, T2 टेंशन दिखाते हैं, ठीक है, T2। और M1 वाले पे आप T1 दिखा दो, क्योंकि पुली 1 मासलेस है तो ये दूसरे साइड भी T1 ही दिखाएंगे। पुली 1 में रोटेशन नहीं हो सकता, मासलेस बॉडी है, तो इसके दोनों तरफ सेम टेंशन दिखाओगे। लेकिन पुली 2 में मास है, पुली 2 रोटेट हो रही है, तो इसके दोनों तरफ डिफरेंट टेंशन दिखानी पड़ेगी। एक तरफ T2 दिखाया जाएगा, एक तरफ T3 दिखाएंगे।
और मान लेते हैं कि ब्लॉक M1 अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा विद A1 एक्सेलरेशन, ब्लॉक M2 डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा विद A2 एक्सेलरेशन, और ये पुली रोटेट करेगी विद सम अल्फा एक्सेलरेशन। अब आप इनके मोशंस को आइडेंटिफाई करो, पहले तो एक एक करके आइडेंटिफाई करो। मोशन ऑफ सबसे पहले M1, फिर M2 और फिर पुली। आइडेंटिफाई तुमको ये करना है कि ये ट्रांसलेट कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं। तो M1 का मोशन क्या है, तो वो सिंपल एक ब्लॉक है, ऑब्वियसली वो ट्रांसलेट करेगा। M2 का मोशन क्या होगा, तो M2 भी एक सिंगल सा ब्लॉक है, हैंगिंग ब्लॉक है, ये भी ट्रांसलेट करेगा। पुली रोटेट कर रही है, क्या सिर्फ रोटेट कर रही है? ट्रांसलेट भी Translate. भी कर रही है। बस इतनी बात समझ लो। पहले आप कैटेगराइज कर लो क्वेश्चन को और फिर आराम से देखो कि इक्वेशंस क्या बनानी है। तो पहले इक्वेशंस कंप्लीट करें। जो ट्रांसलेट कर रहा है M1 उसकी इक्वेशन, उसमें T1 फोर्स ऊपर माइनस M1G बराबर M1 A1 हो गई हमारी पहली इक्वेशन। M2 नीचे, तो M2G माइनस T2 बराबर मास M2 A2 सेकेंड इक्वेशन। पुली में दो इक्वेशंस आएंगी बिकॉज पुली रोटेट भी कर रही है और पुली ट्रांसलेट भी कर रही है, तो दो इक्वेशंस पुली से आएंगी। एक रोटेट करने वाली इक्वेशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इसके सेंटर के अबाउट। और अगर हम इस पुली को अलग से डायग्राम बना के दिखाएं आपको, तो जो पुली है, पुली नंबर 2, उसके लेफ्ट साइड पर T3 वाली टेंशन लग रही है, राइट साइड पर T2 वाली टेंशन लग रही है, और सेंटर से उसके T1 टेंशन लग रही है, और सेंटर से ही इसका वेट mg भी लग रहा है। कौन कौन सी फोर्सेस सेंटर के अबाउट टॉर्क देंगी इसमें से? सर T3 और T3 और T2. T3 T2 और अगर हमने क्लॉकवाइज अल्फा माना है तो किसका टॉर्क पॉजिटिव मानोगे आप? अल्फा को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन देखा जाता है। सर T2. T2 का T2 T2, तो T2 को पॉजिटिव रखेंगे, तो T2 इंटू रेडियस माइनस T3 इंटू रेडियस, टॉर्क इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए डिस्क माना है इसको, सर mr M स्क्वायर square बाय by 2. 2 इंटू अल्फा। ये होगा तीसरी इक्वेशन। और एक और इक्वेशन बनेगी बिकॉज ये ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो ये पुली कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा? तो इस पुली का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, मतलब पुली का सेंटर पॉइंट। A2 माइनस r अल्फा। बच्चा ध्यान से, एक मिनट, हाँ वो भी होगा। पुली का सेंटर पॉइंट वाया स्ट्रिंग क्या ब्लॉक नंबर 1 से अटैच नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब ये भी A1 से ही नीचे आएगा, क्योंकि पुली की सेंटर को और ब्लॉक को एक ही स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है। कंस्ट्रेंट इक्वेशन जिसको कह सकते हो। ये बात समझ में है कि सेंटर ऑफ पुली A1 से क्यों नीचे आएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब इसकी न्यूटन लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी? T2 फोर्स नीचे, T3 फोर्स नीचे प्लस mg नीचे, ये तीन डाउनवर्ड फोर्स हैं, और माइनस T1 ऊपर, टोटल फोर्स बराबर इसका मास m इंटू A1। ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। और एक आखिरी इक्वेशन आपको जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, वो होती है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि A1 और A2 का रिलेशन होता है। कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप A1 A2 का रिलेशन लाओ कि ब्लॉक A1, ब्लॉक M1 और ब्लॉक M2 के एक्सेलरेशंस का क्या रिलेशन होगा। पहले तो कंस्ट्रेंट दो बनेंगे। एक कंस्ट्रेंट होगा जिसमें A1 A2 रिलेट किए जाएंगे, तो रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 देखो कैसे। और ये कंस्ट्रेंट वैसे ही करो जैसे आप NLM में करते थे। डू इट लाइक NLM चैप्टर जो आपका बेसिक था, इसके पहले वाला, मतलब कंस्ट्रेंट का ट्रिक बताया गया था ना। मतलब ट्रिक क्या था, लॉजिकल था वो भी। कंस्ट्रेंट निकालने का एक कंसेप्ट लगाया था, समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल टू 0 वाला। और उस समय मैंने ये कहा था, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, इसे रिवीजन क्लास में ही कहा था मैंने कि किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ भी आइडिया लगा ले दो। लेते हैं। कंस्ट्रेंट बनाते वक्त आप सब आइडियल मान लो। कहा था ये बात कि भले आपकी वो पुली रोटेट sir. कर रही हो, पुली रोटेट करे, टेंशन से अलग आ जाए, बट जब तुमको कंस्ट्रेंट बनाना है तो तुम अपने हिसाब से सब कुछ सब कुछ सिंप्लीफाई कर दो। मान लो सब कुछ आइडियल कंडीशन है। अगर सब आइडियल कंडीशंस होती तो ब्लॉक M1 पे अगर आप T टेंशन दिखाते तो M2 पर कितनी टेंशन दिखाते, अगर आइडियल कंडीशंस के हिसाब से चलते? मतलब पुली T2 तो T by 2 तो क्या रिलेशन बनता फिर अगर हम इसके हिसाब से चलें? हम T अगर M1 पर टेंशन T दिखाएंगे तो T इंटू A1, और M2 पर T by 2 दिखाओगे तो माइनस T by 2 A2। माइनस इसलिए क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है।
यानी हम सीधा सीधा एक रिलेशन कहते हैं कि A2 बराबर ट्वाइस ऑफ A1। जिनको ना समझ में आ रहा हो सकता है अभी, क्योंकि लाइव हो सकता है कुछ लोग को ये 5वीं इक्वेशन ना समझ में आई हो, तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो मैं समझाने नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ न्यूटन लॉ वाला चैप्टर फिर से लगाओ जाकर के, मास पुली वाला, और फिर देखो कि कंस्ट्रेंट वहां पर कैसे निकालते थे। इससे परेशान मत हुआ करो कि पुली रोटेट करने वाली है, पुली में मास आ चुका है, टेंशन बदल चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें। कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने के लिए मास, टेंशन, फोर्सेस, इनसे कोई मतलब नहीं होता आपको। मतलब जो कंस्ट्रेंट आइडियल कंडीशन में बनेगी वही कंस्ट्रेंट रियल कंडीशन में भी बनेगी, ये कह लीजिए आप। कंस्ट्रेंट इन द आइडियल कंडीशन इज सेम एज द कंस्ट्रेंट इन द रियलिस्टिक कंडीशन। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ, मैसेज क्लियर हो गया आपको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी देखो, क्या और इक्वेशन चाहिए? ठीक है, और इक्वेशन चाहिए आपको? ये अननोन सर एक कितने? आर अल्फा का जो रिलेशन आ सकता है नहीं, A1 और आर अल्फा के बीच बेटा का। चाहिए कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन हमको अननोन देखने होते हैं। T1, T2, T3 तीन अननोन, A1, A2 और अल्फा तीन और अननोन, 6 अननोन हैं यहाँ पर। तो एक इक्वेशन और सर चाहिए। एक्चुअली में तो सर 5 ही है ना सर, क्योंकि A1 और A2 तो बराबर ही है, मतलब वो हाँ, रिलेटेड तो है आपस में। तो रिलेशन अननोन के बीच में तो निकलता है, ऐसे तो सारे अननोन के बीच में रिलेशन निकाल के एक ही वेरिएबल कह दो। वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को ही तो इक्वेशन कहते हो। ओके सर। हाँ, एक बनेगी यहां से, इस लाइन से, नो स्लिप से, कि जो पुली है ना, पुली नंबर 2, वहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अब इसको इसको समझो आप। जो पुली नंबर 2 है उसके दो तरीके के मोशंस हो रहे हैं। वो A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और अल्फा से वो रोटेट भी कर रहा है। ये दो एक्सेलरेशन हो रहे हैं पुली नंबर 2 के। हम नो स्लिप का यूज करने जा रहे हैं। नो स्लिप समझ लो कैसे देखा जाता है, नो स्लिप का यूज कैसे करते हैं। ऐसे में इस पुली के राइट हैंड साइड पर पॉइंट और लेफ्ट साइड के पॉइंट्स की एक्सेलरेशन, और अभी मैंने पीछे बताई थी कि आप सेंटर के अलावा किसी की भी एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हो तो कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाओ। इस पुली के राइट साइड वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन पुली के ट्रांसलेट करने की वजह से A1 डाउनवर्ड होगी, लेफ्ट साइड पॉइंट की एक्सेलरेशन भी A1 डाउनवर्ड होगी जब हम पुली का ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर कर रहे होंगे। लेकिन जब उसी पुली का रोटेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो राइट वाला पॉइंट और लेफ्ट वाले पॉइंट की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएंगी उसमें राइट वाले पॉइंट की तो आर अल्फा नीचे आएगी बिकॉज अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, और लेफ्ट वाले की आर अल्फा ऊपर आएगी। ये बात समझ आई कि नहीं? देखो आप, यस यस सर। सर। है ना, क्योंकि पुली एक साथ दो दो मोशंस कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो पुली पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन एक पुली के ट्रांसलेट करने की वजह से आएगी और दूसरा पुली के रोटेट करने की वजह से आएगी। तो हर एक पॉइंट में दो दो एक्सेलरेशन आएंगी, उनका डायरेक्शन देखो और उनका रिजल्टेंट निकाल दो। अब पुली का राइट वाला पॉइंट, पुली पुली का राइट वाला पॉइंट मतलब सेकंड पुली का राइट मोस्ट पॉइंट, वो कौन से ब्लॉक से अटैच हो रहा है? राइट वाला सर पॉइंट। M2। M2। हाँ, तो जो राइट वाला पॉइंट है वो नीचे जाकर के M2 से अटैच हुआ है, और M2 कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? तो उसका एक्सेलरेशन सर A2। तो क्या रिलेशन बना आपका? अगर M2 A2 से नीचे जा रहा है और इसी स्ट्रिंग पे M2 से अटैच स्ट्रिंग, M2 से अटैच स्ट्रिंग पर ध्यान दीजिएगा। सर A1 प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू A2। हाँ, जो पॉइंट M2 से अटैच है, स्ट्रिंग का जो पॉइंट ब्लॉक M2 से अटैच है उसकी एक्सेलरेशन A2 है, लेकिन उसी स्ट्रिंग का जो पॉइंट पुली से अटैच है, सेम स्ट्रिंग का ऊपर वाला पॉइंट जो पुली से अटैच है, वो A1 प्लस आर अल्फा है। तो जब ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के दो पॉइंट्स हैं, सेम साइड वाली स्ट्रिंग के, तो क्या इनकी वैल्यूज बराबर नहीं होनी चाहिए? मतलब A2 बराबर A1 प्लस आर अल्फा नहीं बनना चाहिए? नहीं, ये बात समझ में आई? आ गई सर। आगे। ये 6 इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट बहुत ध्यान से बनाना अभी। और दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस।
ये है जैसे एक्चुअली जो डिले हुआ वो सिर्फ लेक्चर को प्लान करने में, मतलब चीज़ें थी लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग करने में टाइम लग गया। तो तुम लोग के सामने प्रेजेंट करते समय सिंपल रखना चाह रहे हैं, सीक्वेंस में बढ़ाना चाह रहे हैं। ये डबल पुली है, डबल पुली, इसका अंदर का रेडियस 0.3 मीटर है, बाहर का रेडियस 0.5 मीटर है और 2 ब्लॉक्स अटैच किए गए हैं। तो पहले तो आप ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया जाता है इसका मतलब समझो, इससे क्या करते हैं। तो इसको सर रूट ऑफ आई बाई एम, मतलब k से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हाँ √I/m, मतलब बेसिकली इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो ना। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो √I/m से डिफाइन किया गया है। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, पहला काम। ठीक है, पुली का वेट दे रखा है। अब पहले पता लगाओ कि ये पुली रोटेट करेगी या ट्रांसलेट करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। सर रोटेट करेगी। हाँ क्योंकि सेंटर, हाँ तो सिंपल हो गया भाई। अभी तो मैं लिख रहा हूँ बच्चा, आप लिखना नहीं, मतलब ये अपने आप मेंटल क्वेश्चन होता है। जैसे ही सामने क्वेश्चन देखा तुरंत अपने दिमाग में पूछो यार ये हुआ क्या यहाँ पर। तो ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। तुरंत तुमने याद किया यार कि इसमें तो बताया गया था टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एक्सिस के अबाउट लगा देंगे। तो आप क्या करो, ब्लॉक ए वाली साइड पर TA टेंशन दिखा दें, ब्लॉक बी वाली साइड पर TB दिखा दो। तो अब बताओ क्या लिखोगे। टॉर्क सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस है तो टॉर्क फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जाएगा। मतलब टॉर्क सेंटर के अबाउट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट इनटू अल्फा। फिगर देख के बताओ, टेंशन ए वाले का टॉर्क सेंटर के अबाउट निकालने के लिए सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है वो, जो 0.5 0.5 और माइनस बी वाली टेंशन और उसका पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस 0.3 इक्वल टू आई अल्फा। आई हम रेडियस ऑफ गायरेशन से निकालेंगे m इंटू के स्क्वायर करके इंटू अल्फा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें अल्फा क्लॉकवाइज है। और क्या इक्वेशन बनाएंगे। ब्लॉक ए का मोशन कैसा होगा। सर ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी। तो इसकी भी इक्वेशन बनाओ। यहाँ 20 इंटू जी नीचे भी तो आएगा, तो ब्लॉक ए की भी एक इक्वेशन लिखोगे 20G माइनस TA इक्वल टू इसका मास 20 इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर फिर एक कंडीशन है, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे। ये वही चीजें जो पीछे यूज कर रहे थे। ब्लॉक ए की स्ट्रिंग के 2 पॉइंट्स पर फोकस कर लो। ब्लॉक ए की जो स्ट्रिंग है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट पुली से अटैच है और बॉटम साइड पर ए से अटैच है। ये दोनों सेम एक्सेलरेशन पे होने चाहिए। तो जो पुली से अटैच पॉइंट है उसकी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा होगी, क्योंकि पुली ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा। यानी कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन और ब्लॉक ए से चलने वाली स्ट्रिंग जो कि पुली से कनेक्ट हो रही है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि R अल्फा बराबर होना चाहिए। तो ब्लॉक ए के इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह पर लिखोगे R मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। कौन सा R लिखेंगे इसमें। सर 0.5 0.5 वाला। और ब्लॉक बी की इक्वेशन, ब्लॉक बी उसमें टेंशन बी ऊपर, उसका 40 इंटू जी नीचे इक्वल टू 40। उसका भी सेम कंसेप्ट कि एक और स्ट्रिंग है जो पुली और बी को अटैच कर रही है, तो उन दोनों की एक्सेलरेशन बराबर करो, उससे भी R अल्फा आएगा, लेकिन ये R जो होगा वो 0.3 अल्फा बनेगा। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 ही अननोन है, TA TB और अल्फा। 3 अननोन है इसमें। TA अननोन है, TB अननोन है, अल्फा अननोन है। 3 इक्वेशंस आ गई। बढ़ते हैं आगे, बताएं। यस सर यस सर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप। बताएं, जो क्लैंप है उसकी वजह से क्या फोर्स आएगा। क्लैंप C का फोर्स बता दीजिए। क्लैंप C कितना फोर्स लगा रहा होगा।
सर TA प्लस TB लगाएगा। बच्चा गलती करोगे, फोकस लूज हुआ। अभी तुमने हमको सही किया था, हम तुमको सही कर रहे हैं। फोकस लूज होगा। इस पुली पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहां पर क्या है, देखो कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहां पर, मैं पहले बता दूं, कोई मैजिक नहीं कर रहे हम लोग। हम इसी स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, F इक्वल टू मास इंटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। लेकिन पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कि अगर एक्सेस सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होना चाहिए। और ये वही केस है, सेंटर के अबाउट ही तो रोटेट कर रहे हो, तो सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। अब फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं यहां पर, इस पुली पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? तो एक तरफ TB, एक तरफ TA की फोर्स लग रही, सेंटर से इसका वेट mg भी लग रहा होगा, 50 किलोग्राम की पुली भी सर तो एक है। MR अल्फा और माइनस M वो छोटा वाला R इंटू अल्फा। R अल्फा क्यों कह रहे हो? फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स। और जब क्वेश्चन फोर्स का आएगा तो आप फिर एक बार न्यूटन लॉ का लेक्चर याद करो। फोर्स में तो हमारे पास गिनती के 6 फोर्स होते हैं, ग्रेविटी की फोर्स, टेंशन की फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और हिंज रिएक्शन। अब बताओ, इसकी भी एक चेकलिस्ट हमने दी हुई है तुम्हें, फोर्सेस की चेकलिस्ट। आर अल्फा फोर्स थोड़ी होता है, आर अल्फा तो एक्सेलरेशन होता है। चेकलिस्ट रखो ना अपने पास, चेकलिस्ट में से एक एक को कट करते जाओ। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ग्रेविटी की फोर्स हो गई, टेंशन फोर्स हो गई। अब ग्रेविटी और टेंशन के अलावा और क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? और तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब एक फोर्स सेंटर से क्लैंप लगा रहा होगा, F ऑफ क्लैंप, और इन सबका समेशन 0 होना चाहिए। सो क्लैंप की फोर्स होनी चाहिए TA प्लस TB और प्लस इस पुली का ग्रेविटी का फोर्स। कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो अभी भी, मतलब क्योंकि भाई हम लोग अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नोट्स भी उसी हिसाब से बनाएं, सब कुछ करें, बट स्टूडेंट के हिसाब से हो सकता है तुम्हें, मतलब हो सकता है कि हमारी चीज प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हो पा रही हो। हर चीज की पॉसिबिलिटी है। ठीक है बोले, मतलब कुछ तो बता दो भाई, ठीक है नहीं है, ठीक है। क्लियर है सर। यस Yes, sir, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, घबराना नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है, पहली बात तो आपको ये डर अपने मन से निकालो कि कुछ हुआ है, कुछ मैजिकल तरीके से होने वाला है, कुछ नहीं। जो भी आंसर आएंगे वो आएंगे उन्हीं दो इक्वेशन से, F इक्वल टू ma और टॉर्क इक्वल टू y अल्फा से, और कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, वो पॉइंट्स इसलिए लिख दिए हैं कि कभी कभी आप लोग को स्ट्राइक नहीं करते, तो जब उनको डेली पढ़ते रहोगे तो वो स्ट्राइक करना भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना वो पॉइंट। हाँ जी। तो ये केस जो है, ये पुली का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स एक्सर्टेड, तो क्या हर पुली में यही केस होगा या फिर सिर्फ इसी के लिए ही ऐसा ही है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि पुली, देखिए पुली के सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन है या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन नहीं है, अगर सर एक्सेलरेशन हुआ तो नहीं करेंगे बैलेंस। तब तो F एक्चुअली लॉ तो F इक्वल टू ma है ना, एक्चुअल लॉ है। हाँ, तो सिग्मा ऑफ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए सिग्मा F 0 कह रहे हो आप। ओके सर। नेक्स्ट, यहाँ पर भी डबल पुली है, इसको बच्चा हम छोड़ दे रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, जब ट्राई करना है इसको, है ना। दो डिफरेंट साइज की पुली हैं, बट एक Yes, से sir. हाँ सेम स्ट्रिंग है, बट दो डिफरेंट साइज की पुलीज हैं। आंसर नीचे लिखा हुआ है, आंसर नीचे लिखा हुआ है, मैच कर लीजिएगा इसका। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, एक रॉड है, उसको सेंट मतलब एंड पॉइंट पर पिवटेड है और फिर उसको रेस्ट पे छोड़ा गया है, मतलब L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड, मास m, और फ्रिक्शनलेस पिवट पे ले आकर के उसको हमने छोड़ दिया है और रिलीज फ्रॉम रेस्ट है क्वेश्चन में। तो पहले तो इसमें इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन और इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द राइट एंड। कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, या क्या है ये? इस रॉड Sir, का fixed axis rotation. रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। टॉर्क लगा दो किसके अबाउट?
सर एंड पॉइंट के अबाउट पाइवट तो पाइवट पॉइंट ए बी कर दे रहे हैं और इसको सेंटर, तो टॉर्क ए के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट। अब देखो आपको थ्योरी पता है क्या कर दी है, तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, mg l/2 बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा। थ्योरी क्लियर होती तो स्पीड अपने आप आती है। जैसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमारी स्पीड बिल्डअप नहीं हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि इसका मतलब थ्योरी में प्रॉब्लम है तुम्हें, क्योंकि जिस बच्चे का थ्योरी क्लियर है उसकी स्पीड प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती कभी, उसको पता है क्या करना है मुझे। कंफ्यूजन ही स्पीड को स्लो करता है, फिर वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे वो आप ड्राइव कर रहे हो। ड्राइविंग करते वक्त अगर तुमको रास्ता पता है कि कहाँ से जाना है तो गाड़ी अपने आप स्पीड में चलेगी, और तुमको रास्ता ही नहीं पता है तो बार बार स्लो हो जाओगे। अल्फा आ गया यार, ठीक है। अब बताओ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द राइट हैंड यानी कि बी, क्या इसके लिए F/m एप्लीकेबल है बताओ। No. नो सर। Yes, linear acceleration. m plus r alpha। भैया ध्यान से सुनिए, अब सुनिए मैं अब इस पर डिस्कस करने वाला हूं, बताता हूं पहले आपको मैं। आप एनएलएम को समझो। एनएलएम एक्चुअली न्यूटन लॉ कहता है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के लिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिख रहे हो तो यू नीड एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट अगर आप एनएलएम किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए लगा रहे हो, फिर एनी अदर पॉइंट लगा रहे हो, अगर आप न्यूटन लॉ तो लगा ही सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि सेंटर ऑफ मास के अलावा न्यूटन लॉ इनवैलिड है। वैलिड वो वहां भी है, लेकिन वहां पर उसकी कहानी अलग है। वहां पर वो कहता है कि वहां पर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस भी चाहिए और प्लस इंटरनल फोर्सेस भी चाहिए, एंड दैट शुड बी मास ऑफ जो भी आपने पॉइंट कंसिडर किया हुआ है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वो पॉइंट। इस बात को समझो पहले आप। ऐसा नहीं है कि पॉइंट बी पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। न्यूटन लॉ आप बॉडी के किसी भी पार्टिकल पर लगा सकते हो, लेकिन अगर वो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास नहीं है तो उस पार्टिकल पर इंटरनल फोर्सेस, जिसको मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जाता है, वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे तुम्हें। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कंसिडर करो फिर। अब मैं समझाता हूं इसको, देखो। अब ये बताओ, एक और बात समझिएगा, ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, उसमें भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है लेकिन एक्सिस पॉइंट ए से है, सेंटर ऑफ मास पर नहीं है। तो एक बार फिर थ्योरी का पॉइंट याद करिए, तीसरा नंबर पॉइंट था कि अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। सेंटर ऑफ मास में एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दिखाओ और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाओ, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहां पर 0 दिखाओगे क्योंकि रेस्ट पे छोड़ा जा रहा और आपसे इनिशियल मोमेंट की बात की जा रही है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0, यानी कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ COM 0 है, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे ही तुमको दिखे कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं है, तुरंत अगले पॉइंट पर स्विच करो। तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस क्या है। तुरंत पता चला ये आर अल्फा है, यानी कि L/2 अल्फा, और अल्फा निकाल चुके हैं, अल्फा निकाल चुके हैं, तो यानी कुल मिलाकर के ये 3g डिवाइडेड बाई 4 है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब अब आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पता चल गई। सेंटर ऑफ मास का 3g/4 एक्सेलरेशन है। तो पहली इक्वेशन लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर। तो एक्सटर्नल फोर्स में एक ग्रेविटी की फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगी, और एक्सटर्नल फोर्स में एक और फोर्स होगा जो पॉइंट ए यानी जो पिवट होगा वो लगा रहा होगा, जिसको हिंज रिएक्शन भी कहते हो। तो माइनस फोर्स उस जो हिंज की वजह से लग रहा होगा, और हिंज अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ये मान के चल रहे हैं हम।
तो एक्सटर्नल फोर्सेस में ग्रेविटी की फोर्स और उस हिंज की फोर्स इक्वल टू इसका मास m और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जो 3g/4 यूज कर रहे हैं निकाला है। इससे पिवट वाली फोर्स भी आ जाएगी mg/4। अब पॉइंट बी पर, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो पॉइंट बी भी तो सर्कुलर मोशन ही करेगा। अगर बॉडी रोटेट करेगी तो पॉइंट बी का भी अपना एक सर्कुलर मोशन होगा, तो इसकी भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी, इसकी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। तो ये जो चीज पूछी गई है ना कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड, हाँ जी, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड, तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाओ। हालांकि वैसे तो सेंट्रिपिटल भी होना चाहिए, लेकिन सेंट्रिपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में सेंट्रिपिटल ना होने के पीछे दो रीजंस हैं। एक तो फिगर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो रेस्ट पे है, और दूसरा इनिशियल मोमेंट की बात की गई है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमने उठा करके यहाँ पर आर अल्फा लिखेंगे, लेकिन राइट वाले एंड के लिए जो रेडियस लिखेंगे वो टोटल लेंथ एल लिखेंगे और इनटू अल्फा, और इससे ये आंसर बनेगा आपका 3g डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आई? सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी और पॉइंट का एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल करते रहो। बोलो भाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा अच्छा, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पॉइंट बी पर रॉड के इंटरनल फोर्स बताओ कितनी लग रही होगी। पॉइंट बी पर रॉड के इंटरनली कितनी फोर्स आ रही होगी? इंटरनल फोर्स ऑफ रॉड एट पॉइंट बी। mg/2। हाँ बिल्कुल सही। पॉइंट बी का एक्सेलरेशन ग्रेविटी से भी ज्यादा जा रहा है 3g/2, और इसी को लेकर के आपका अगला क्वेश्चन भी था कि अगर आप एक क्वाइन प्लेस करो, इफ यू प्लेस अ क्वाइन एट द एंड ऑफ रॉड, वुड द क्वाइन स्टे इन कॉन्टेक्ट विद द रॉड? राइट वाला एंड बी वाला एंड 3g/2 की एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, जो ग्रेविटी से ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम राइट एंड पर एक क्वाइन रख दें, क्वाइन सिक्का रख दें ऊपर, तो क्या वो सिक्का जो है, वो जो क्वाइन होगा, क्या वो क्वाइन रॉड के साथ रोटेट कर सकता है? नो सर। क्यों नहीं कर सकता? सर क्यों नहीं कर सकता? सर कॉइन का एक्सीलरेशन तो जी होगा। जी से भी कम होगा, क्योंकि अगर साथ में लगेगा तो नॉर्मल लग जाएगा। मतलब क्वाइन की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है बताओ, खुद सोचो। बिल्कुल सही आंसर तो सही है। क्वाइन मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी ले सकता है ना, अगर फ्री फॉल करे। अगर क्वाइन रॉड के कांटेक्ट में रह गया तो वो जी से भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी। लेकिन जो राइट वाला एंड है उसके बारे में आप कह रहे हो कि वो 3g/2 है, तो क्वाइन कभी भी राइट वाले एंड के कांटेक्ट में रह ही नहीं सकता कभी। आंसर है नो। तो क्या रॉड पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर क्वाइन रख दे और क्वाइन रॉड के साथ साथ चलता रहे? कोई Yes, ऐसी sir. जगह नहीं? यस सर है। कहां तक? रॉड पर कहां? COM और B के बीच में कहीं आएगा। सर वहाँ r उसका r अल्फा इक्वल्स टू mg कर देंगे, नहीं सॉरी g कर देंगे बस। तो वो तो निकाल ही चुके हो बच्चा। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तुमने 3g/4 निकाली है, सेंटर ऑफ मास की 3g/4, और दूसरे वाले बी पॉइंट की एक्सेलरेशन आप 3g/2 कह रहे हो। तो सेंटर ग्रेविटी से कम एक्सेलरेशन पे चल रहा है, सर 12/3। लेकिन बी ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन पे चल रहा है। इसका मतलब इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जो जी से चल रहा होगा। इनके बीच Yes, sir. में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसकी एक्सेलरेशन जी होगी, और वो पॉइंट अगर ए से अगर एक्स डिस्टेंस पे हुआ या आर डिस्टेंस पे, तो हम जी इक्वल टू आर अल्फा लगा देंगे, और अल्फा की वैल्यू 3g/2l है। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 3g/2l लगाओगे, आर की वैल्यू
2L/3 मिलेगी आपको। मतलब पॉइंट ए से 2/3 लेंथ में कहीं पर भी कॉइन को रख दो, कॉइन रॉड के साथ साथ स्विंग कर जाएगा, लेकिन आखिरी के 1/3 पोर्शन पे स्विंग नहीं कर सकता साथ में वो। और अब क्वेश्चन मेरा ये था, ये मेरा नहीं, मतलब पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए, कौन जानता है भाई। पॉइंट बी ग्रेविटी से ज्यादा कैसे एक्सेलरेट कर सकता है? कोई भी बॉडी मोर देन जी से एक्सेलरेट कब कर सकती है? बता सर एक बार कि शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस वाला कंसेप्ट, यानी मतलब कुल मिलाकर उस पर फोर्स होना चाहिए ना कोई एक। कुल Yes, मिलाकर sir. के कोई भी बॉडी मोर देन ग्रेविटी अगर एक्सेलरेट कर रही है तो उसका मतलब उसमें ग्रेविटी के साथ साथ कोई और डाउनवर्ड फोर्स लगी हुई है। यस सर। तो और कितनी ज्यादा है, ग्रेविटी से कितना ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है वो? 3g/2 मतलब ग्रेविटी से कितना ज्यादा एक्सेलरेशन लेके आए हैं वो। एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन कितनी आ रही है अगर जी से कंपेयर करें इसको? 3g/2 में एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? G/2 0.5 G by 2. तो इसका मतलब g/2 अगर वो एक्स्ट्रा एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, तो उस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन g/2 के लिए एक्स्ट्रा फोर्स होगी कोई। यानी कि पॉइंट बी पर जो इंटरनल फोर्स होगा वो मास ऑफ पॉइंट बी इंटू g/2 रख देंगे हम। मास ऑफ पॉइंट बी इंटू g/2। एक्सटर्नल फोर्स में मास ऑफ बी इंटू ग्रेविटी होगा, लेकिन इंटरनल फोर्स में मास ऑफ बी इंटू g/2 होगा। मतलब अगर आप पॉइंट बी पर एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करो, पॉइंट बी पर छोटा सा टुकड़ा जिसका मास mb कहूं, तो उस छोटे से टुकड़े पर दो तरीके की फोर्सेस लग रही होंगी। एक एक्सटर्नली ग्रेविटी की फोर्स, और एक इस छोटे से टुकड़े पर जो पॉइंट बी पर ले रहे हैं, इसके पड़ोसी, इसके अगल बगल वाले मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, mb g/2, जिसको शियर स्ट्रेस भी कहा जाता है इलास्टिसिटी में। दैट मीन्स के इंटरनल फोर्सेस कैन एक्सेलरेट every point of the rigid body except center of mass. Internal forces can create acceleration in every point of the body except center of mass of the body. You cannot accelerate center of mass by internal forces, intermolecular forces. नहीं हो सकता उससे। और प्रैक्टिकल बात है, घर में रखी हुई चीजें अपने आप तो एक्सेलरेट हो नहीं रही है। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स तो सब में लग रहा है यार। तो क्या आप कॉपी रखते हो टेबल पर तो उसका सेंटर अपने आप एक्सेलरेट कर जाता है जब तक उसको बाहर से पुश ना करो आप। अगर इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरनल फोर्सेस से चीजें चल रही होती तो दुनिया में कोई चीज स्टेशनरी हो ही नहीं सकती थी। और क्वेश्चन देखो, थोड़े से और एक दो क्वेश्चन करा दें और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। इसमें हम लोगों ने एक फोर्स P लगाई है टॉप एंड A से H डिस्टेंस नीचे। ये भी रॉड है, एक A भी एक रॉड है। पॉइंट A पर क्लैंप है, पॉइंट A क्लैंप्ड है, इसका लेंथ दे रखी है, मास और सब बाकी कहानी दे रखी है आपको। तो दो चीजें पूछी हैं, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है और एक कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट A, हिंज रिएक्शन। हिंज रिएक्शन तो पहला स्टेप पर आओ, पहले ए वाले का आंसर लाओ। अब हम लिखेंगे नहीं, बट इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन चल रहा है। तो अल्फा बराबर टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क किसके अबाउट ले लिए यहाँ पर, कौन से पॉइंट के अबाउट? फिक्स्ड एक्सिस सर रोटेशन चल रहा है ए के अरे अबाउट। फटाफट देखो क्या आंसर आएगा, फटाफट करिए। तो ए पॉइंट के अबाउट फोर्स P इंटू उसका डिस्टेंस h डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अबाउट निकालने पर ml² डिवाइडेड बाय 3। न्यूमेरिकल वैल्यू सब सामने रखी गई हैं, उनको आप सब्स्टिट्यूट करो और आंसर वेरीफाई कर लो कितना आता है। सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, P इज 6 न्यूटन, h इक्वल टू L दे रखा है और L की वैल्यू 0.9 दे रखी है और मास 2 किलोग्राम दे रखा है। तो सब कुछ दिया है इसमें, P 6 न्यूटन, h इक्वल टू L विच इज 0.9, 3 ऊपर चला गया, नीचे मास 2 और L² 0.9 इंटू 0.9। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 1.9 चला गया, 18 टू 9, ये सर 10 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, बी पार्ट पे आओ। रिएक्शन एट बी, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है ही नहीं तो करोगे क्या? अल्फा लगा दिया, बचा क्या तुम्हारे पास? एक ही चीज बची हुई है, तो आंसर उसी से आना होगा, वो है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। इसके अलावा ऑप्शन रास्ता ही नहीं होता कोई। तो दाएं बाएं क्यों सोचना तुमको कि क्या करना है, यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं आपके पास। थ्योरी में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फालतू में अगर हम ये सोचे कि यार रिएक्शन एट ए निकलेगा कैसे, तो सोचते रहिए आप, निकलेगा इसी से। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में एक फोर्स हो गई ग्रेविटी की, माइनस एम जी जे कैप वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम देने का मतलब वेक्टर फॉर्म यूज करो। और एक एक्सटर्नल फोर्स हमारा रिएक्शन होगा जो ए पर लग रहा होगा, टोटल मास एम। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के लिए थ्योरी का तीसरा पॉइंट, फर्स्ट पेज का तीसरा पॉइंट, कि अगर फिक्स्ड एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं है तो समझ जाना कि सेंटर ऑफ मास में टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ चुकी है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। सर फोर्स पी के नहीं कंसीडर किया है। बी ले रहे, सॉरी वो मुझे ध्यान नहीं दिया, वो गलती से छूट गया है, ले रहे हैं उसको भी कंसिडर करेंगे, सॉरी। प्लस पी वाला फोर्स भी लेंगे, लेकिन वो माइनस पी आई कैप है, इक्वल टू मास। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन थ्योरी के थर्ड नंबर पॉइंट को यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज की थ्योरी थर्ड नंबर पॉइंट। एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट सेंट्रिपिटल एक बार फिर जीरो होगा क्योंकि ये स्टेशनरी रॉड है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाइए, और वो है आर अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए आर का मतलब हो गया L/2, और अल्फा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर कहीं पर, और आर अल्फा इसका लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि माइनस आई कैप। सब कुछ वेक्टर फॉर्म में कर लो, और इससे एफ रिएक्शन निकाल लीजिए कितना आएगा, बस खत्म हो। इसमें भी वैल्यू एंटर करनी है तुमको, एफ रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। तो ये पहली बात, जब कॉन्फिडेंस होगा तब करोगे, ऐसे डरोगे ना तब नहीं होगा। बिंदास चलो कि यार दो ही इक्वेशन हैं, क्यों नहीं होगा, जब सबसे हो सकता है तो हमसे भी होगा क्वेश्चन। जब बाकी लोग इन दो इक्वेशन से पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स सॉल्व कर जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। रिएक्शन में एक लेफ्ट साइड यानी माइनस आई कैप में 3 न्यूटन आना चाहिए, और रिएक्शन में एक प्लस जे कैप आना चाहिए 19.6 का, मतलब 20 का, अगर जी को 10 मान लेते हैं तो ये चेक कर लो आपकी जो रिएक्शन है न्यूमेरिकल वैल्यू से एंटर करने के बाद। बढ़े आगे, बताओ भाई। यस सर। यस सर। चले इसको छोड़ दे रहे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। सिमिलर क्वेश्चन है रिएक्शन का ही, ठीक है, ये भी रिएक्शन का है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये थोड़ा सा रोलिंग का एग्जांपल लिया हुआ है। एक एग्जांपल रोलिंग का करा देते हैं। तो डिस्क है, मास एम, रेडियस आर के ऊपर टॉप पॉइंट पर फोर्स एफ लगाया है, ठीक है जी। और इसमें प्रूविंग करनी है एक्चुअली ए पार्ट्स में, शो दैट मतलब प्रूफ करना है आपको कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 4F/3m है। उसके बाद ये भी दिखाना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड है, F/3 है, मतलब कई सारी चीजें पूछी है इसमें। तो रोलिंग का भी एक क्वेश्चन कर लें, ताकि आप अपने लेवल पे जब कुछ प्रैक्टिस करो तो थोड़ा बहुत हाथ में आपको होना चाहिए कि मैं क्या करना है। तो रोलिंग को भी आपको पता है, इसमें भी दो ही इक्वेशन लगाते हैं, एक सम ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की, और एक सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। नेचुरल सी बात है कि रोलिंग में एक्सिस फिक्स नहीं होती, तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आज हम स्पेसिफिक केस नहीं करने वाले, आज हम सिंपल रखने जा रहे चीजों को, F इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रोलिंग का भी क्वेश्चन इसी से होगा, हिंज रिएक्शन निकालने वाले क्वेश्चन भी इसी से होते हैं, इसके अलावा स्ट्रिंग ब्रेक कर गई, मतलब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब होंगे इसी से। तो फ्रिक्शन, इसमें हम लोग F एज्यूम करते हैं, फॉरवर्ड साइड पर लेट करते हैं। इसमें एक और बात होती है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप गलत भी मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
ऑब्जेक्टिव मेथड में अगर आप इतना दिमाग मत लगाओ कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड की बैकवर्ड, जो मानना है मान लो, फॉरवर्ड मान के सॉल्व करना है, फॉरवर्ड मान के सॉल्व करो, बैकवर्ड मान के सॉल्व करना है, बैकवर्ड मान के सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से चल रहा हूं मैं, और फटाफट मैंने इक्वेशंस बनाई थी। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस में कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ को लिखा मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन, नंबर 1। टॉर्क सेंटर के अबाउट, टॉर्क सेंटर के अबाउट, तो कैपिटल एफ इंटू रेडियस माइनस फ्रिक्शन इंटू रेडियस बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क है ये, mr²/2 अल्फा। और तीसरी इक्वेशन ये लगा देंगे फटाफट, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की। तो जैसे ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लिखा उसने, एक और कंडीशन होती है a = r अल्फा। सॉल्व कर लीजिए, सारे आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें। तीनों सॉल्व कर लो, तुमको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ आंसर मिल जाएंगे। आखिरी पार्ट बताना, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर इट हैज रोल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एल डी, कैसे निकालेंगे इसके लिए? लास्ट पार्ट पे क्या करें, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? बाकी तीन तो हो गए, बाकी तीन इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाएगा। बाकी इसके अलावा बताओ इसमें क्या करेंगे? स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर इट हैज रोल्ड थ्रू अ डिस्टेंस डी। सर v² = इसका प्लस 2as लगा देंगे। एक ऑप्शन 1 v² = u², तो u² 0 है, रेस्ट से मान लेते हैं, और प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन, जो पहले तीन इक्वेशन से सॉल्व करना होगा, और वो प्रूफ भी करना है 4f/3m के बराबर है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट वो d के बराबर है। ऑप्शन 2, देखो ये ऑप्शन तो तब वर्क करेगा जब आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल चुके हो। ऑप्शन 2 कुछ ऐसा नहीं है जहां पर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड बिना एक्सेलरेशन के हो जाए। कोई और तरीका नहीं होता स्पीड कैलकुलेट करने का? कैलकुलेशन सर ऑफ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ तो लगाओ, विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और डायरेक्टली स्पीड पूछ ली, तो हम उसके लिए क्यों फालतू में पहले फ्रिक्शन निकालें और एक्सेलरेशन निकालें, हम सीधा स्पीड निकाल देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, जिसमें ये कहा जाता है कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कौन सा फोर्स करेगा, यहां पर उस कंसेप्ट की जरूरत है। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, सर F वाला करेगा। F ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्क सिर्फ कैपिटल F करेगा, कैपिटल F इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये थोड़ा सा आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी दो आएंगी इसमें रोलिंग में। अब इतना तो आप 2 साल पढ़े हो तो इतना बहुत तो आइडिया होगा ही। डिस्टेंस क्या लेंगे वहां? सर 2d का। हाँ, सेंटर अगर d डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो रोलिंग की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि टॉप मोस्ट पॉइंट 2d डिस्टेंस आगे बढ़ता है, और वर्क में फोर्स को हमेशा उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब कि अगर फोर्स टॉप पॉइंट पर है तो टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे वर्क को निकालने के लिए। अगर कोई फोर्स सेंटर पे लगाई है तो सेंटर के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वर्क निकालने के लिए। अगर कोई फोर्स बॉटम पर लगाई है तो बॉटम का डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। फोर्स की जो लोकेशन है उस लोकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो F इंटू डी नहीं होगा, F इंटू 2d होगा अगर आप वर्क वाले अप्रोच के थ्रू जाते हो तो। अगर न्यूटन लॉ वाली अप्रोच से जाते हो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वर्क वाली अप्रोच में जाते हो तो इस पॉइंट पर ध्यान देने वाला होता है कि वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट का लिया जाएगा जिस पॉइंट पर फोर्स को लगाया जा रहा है। और रोलिंग में सारे पॉइंट्स अलग अलग डिस्प्लेस करते हैं। आ गई बात समझ में ये वाली? यस सर। मतलब समझने Yes. का मतलब, समझने का मतलब कि आप समझोगे भी और इनको कहीं नोट भी करते रहो कि ये पॉइंट्स हैं जहां पर बार बार घूम फिर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये एक लॉन रोलर का क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना होगा आपको। और कुछ क्वेश्चंस और हैं तो इनको मैं एज अ प्रैक्टिस दे दे रहा हूँ तुम्हें, एज अ प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ बिकॉज टाइम का थोड़ा लेट हो गए थे। काफी क्वेश्चंस हैं मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आज।
और अगले क्लास में इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना मीन वाइल इसको देख लो, हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन तुमसे। विद आंसर्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस में आंसर हैं, कुछ में नहीं हो सकता हो ना हो, तो उनको हम देख लेंगे। ठीक है जी, इसको मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है जी, इसके बाद जब ये हो जाएगा देन उसके बाद एनर्जी और मोमेंटम का एक अलग लेक्चर होगा, उसमें एनर्जी मोमेंटम के कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे।